हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चुनाव किया है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट, जहां पर हम लोग कुछ विश्व की प्राचीन एवं मध्यकालीन सभ्यता के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी सभ्यताओं में एक सभ्यता है आपका मिस्र की सभ्यता। इस पर मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से मिस्र की सभ्यता का विकास होता है। ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दिया था। आज इस मिस्र की सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मिस्र की सभ्यता की विशेषता क्या हो सकती है। तो वह विशेषता आपका सामाजिक विशेषता हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम इसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं को ही पढ़ेंगे। एक बार आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, यह आपका नोट्स हो जाता है जो कि बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। और चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। 1 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जिससे क्या होगा तो पिछली वाली चीजें याद हो जाएगी और आगे जो पढ़ेंगे वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। देखो, मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता जो कि लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व वर्ष में क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था। और यह जो सभ्यता है यह आपकी नील नदी घाटी पर है। किस नदी घाटी पर? नील नदी घाटी पर विकसित हुई थी। इस सभ्यता के संबंध में इतिहास के जनक जो कि आपका हेरोडोटस है, हेरोडोटस का मानना था कि नील नदी जो है, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। इस प्रकार से कई सारे तथ्य थे। आप लोग कमेंट में छाप दीजिए फटाफट से कि हमारी जो ये मिस्र की सभ्यता है, इस सभ्यता के खोजकर्ता का श्रेय हम किसे देते हैं आधुनिक काल में। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे को याद है और कितने बच्चे जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। परीक्षा के टाइम में इससे आप रिवीजन करने में क्या होगी, आपको सुविधा होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो मिस्र की सभ्यता पर ध्यान डालें तो यहां पर इसकी विशेषता के बारे में पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। आज हम किन किन विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं। तो 4 विशेषता हमें मौलिक रूप से पढ़ना है, जैसे कि सामाजिक हो जाता है, जैसे कि आर्थिक हो जाता है, जैसे कि आपका धार्मिक हो जाता है, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे इसकी राजनीतिक रूपरेखा को। क्योंकि आपका सिलेबस क्या बताता है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको राजनीतिक रूपरेखा पढ़ना है। लेकिन मैं इन सभी चीजों को आपको इसलिए बताऊंगा ताकि परीक्षा में बाय द वे अगर पूछ लिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो यहां से निश्चित ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इन विशेषताओं से काफी सारे ऐसे साक्ष्य की प्राप्ति होती है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाया जा सकता है। चलिए भाई साहब, सबसे पहले हम लोग मिस्र की सभ्यता पर आते हैं तो इसकी सामाजिक रूपरेखा को देखेंगे। देखिए, सामाजिक रूपरेखा के बारे में कल के क्लास में मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया था, जैसे कि मिस्र की सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था, उन राजाओं के द्वारा जो है सामाजिक तौर पर किस किस प्रकार के जो है कार्य किए जाते थे, समाज के अंदर राजा का क्या प्रभाव था। ये सारी बातें मैंने कल के क्लास में भी बताया था, आपको याद होगा। उसी प्रकार से हम यहां भी थोड़ी बहुत चीज को पिछले क्लास से लेकर और कुछ चीजों को, नई चीजों को जोड़कर जो है हम सामाजिक रूपरेखाओं को देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, तो यहां पर जो शासक होते थे राजा, राजा को फराओ के नाम से जाना जाता था और फराओ जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। क्या मानते थे लोग? यहां पर राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, राजाओं को ईश्वर का पुत्र मानते थे, और उनका जो भी नियम होता था, उनकी कही गई जो भी बातें होती थी, यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के प्रजाओं के द्वारा जो है उसका बखूबी पालन किया जाता था। कभी भी राजा के बातों का उल्लंघन नहीं किया जाता था और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित भी की जाती थी। इसलिए राजाओं के हर एक बातों को वह क्या करते थे, तो अच्छे तरीके से पालन करते थे। राजा को क्या माना जाता था? ईश्वर का प्रतिनिधि। अब यहाँ की जो सामाजिक रूपरेखा थी इसे कई वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि उच्च वर्ग हो जाता है आपका, इसके बाद आपका मध्यम वर्ग हो जाता है और निम्न वर्ग हो जाता है। अगर हम उच्च वर्ग की बात करते हैं तो उच्च वर्ग में कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर राजा होते थे और इसके बाद राजा का पुरोहित होता था। पुरोहित किसको कहते हैं? तो जो कि आपका अभी पंडित जी जिसको आप कहते हैं उसी को पुरोहित कहते हैं, और राजा होता था। मध्यम वर्ग में कौन कौन आता था? तो मध्यम वर्ग में याद रखिएगा मेरे भाई, मध्यम वर्ग में इसके जो राजा के जो भी सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, जो राजा के लिए काम करता था, उसे मध्यम वर्ग में रखा जाता था। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शिल्पकार होते थे, बढ़ई होते थे, या फिर कुछ ऐसे मजदूर होते थे, कुछ ऐसे व्यापारी होते थे जो देश के लिए काम करता था, जो देश के हित में काम करता था, जो देश की सेवा करता था, उसको मध्यम वर्ग में रखा जाता था।
और निम्न वर्ग में किसे रखा जाता था? तो आप कहोगे सर निम्न वर्ग में किसान वर्ग को रखा जाता था और इसके साथ साथ दास वर्ग को रखा जाता था। दास क्या होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था किसान को कहां रखा जाता था, मिस्र की सभ्यता में। ये भी बातें मैंने बताई थी। तो ये बातें देखिए, किसान को विदेशों में रखा जाता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और दास जो होता था युद्ध में जीते गए लोग, जिसे दास के श्रेणी में रखा जाता था बंदी बनाकर। तो ये बातें जो है क्या है, तो मिस्र की जो सभ्यता है उसकी सामाजिक रूपरेखा का विभाजन है कि समाज को किस आधार पर बांटा गया था। अब यहां पर उच्च वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, जो भी स्त्री पुरुष होते थे, उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त था। लेकिन निम्न वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो थे, उसे कुछ अधिकारों से वंचित रखा जाता था। जैसे कि अगर हम उच्च वर्ग के लोगों की बात करें तो उच्च वर्ग के जो स्त्री पुरुष होते थे वह अक्सर आभूषण पहना करते थे। आभूषण कहने का मतलब गहना पहना करते थे, ठीक है, जेवर, जो कि लड़कियां सब जो पहनती है नाक कान समय। और पुरुष भी क्या करते थे, तो यहां पर देखो एक विशेषता याद रखिएगा कि जैसे हम लोगों के सर पर क्या होता है, बाल होता है। मिस्र की सभ्यता में जो लोग होते थे, यहां पर उन लोगों के माथे पर बाल नहीं हुआ करता था, केस नहीं हुआ करता था। उस केस की जगह जो है क्या करते थे ये लोग, तो धातुओं से बने हुए, किससे बने हुए, धातुओं से बने हुए पदार्थों को क्या करते थे, तो केस का रूप प्रदान करते थे और उसे जो है मुकुट के रूप में पहना करते थे। तो ये सभी के सभी आभूषण था। और ये कौन पहनते थे, तो उच्च वर्गीय लोग पहनते थे। यह अधिकार निम्न वर्गीय लोगों को नहीं प्राप्त था। और भी कुछ अधिकार उच्च वर्गीय लोगों को प्राप्त था, जैसे कि मनोरंजन के साधन के रूप में जो है ये लोग संगीत गायन करते थे, नृत्य करते थे, इसके बाद नटबाजी किया करते थे, पशु पक्षियों का पालन करते थे, जुआ वगैरह खेला करते थे। जुआ जानते हो ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सट्टेबाजी होती है, सट्टेबाजी के रूप में जान सकते हो। यह सभी मनोरंजन के रूप में जो है क्या करते थे, तो उच्च वर्गीय लोगों को यह अधिकार प्राप्त था। अब अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है कि यहां जो राजा महाराजा हुआ करते थे, चाहे कहे तो उच्च वर्गीय लोग हुआ करते थे, तो इनके रहने के लिए या फिर इनके बैठने उठने के लिए जो कुर्सी वगैरह हुआ करता था, सोने वगैरह के लिए जो बेड वगैरह हुआ करता था, इन सभी में जो है, इन सभी के निर्माण में जब लकड़ी से इसे बनाया जाता था तो लकड़ी के बनाने के क्रम में जो है इसमें हाथी के दांत का इस्तेमाल किया जाता था। जो हाथी की दांत क्या करती थी, तो उस बनावट की सुंदरता को और भी निखारती थी, उसमें निखार लाता था और उसकी शोभा बढ़ाती थी। चलिए, तो ये आपकी क्या हो जाती है, तो यह मिस्र की सभ्यता का सामाजिक रूपरेखा हो जाता है कि किस प्रकार से उच्च वर्गीय लोगों को अधिकार था और किस प्रकार से निम्न वर्गीय लोगों को समाज में, इस सभ्यता में जो है कम अधिकार प्राप्त थे, किस किस अधिकार से निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय लोगों को वंचित रखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता का आर्थिक रूपरेखा या फिर आर्थिक विशेषता। एक बार आप लोग, अगर आपको को सामाजिक रूपरेखा समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में यस टाइप कर दीजिए, समझ जाएंगे कि आपको जो है आर्थिक रूपरेखा, सामाजिक रूपरेखा समझ में आ गया है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं और आर्थिक रूपरेखा को जानते हैं। तो देखिए, अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो आर्थिक रूपरेखा या मिस्र की सभ्यता का हो या फिर आपके परिवार का, आपके साम्राज्य का, कहीं का भी आर्थिक रूपरेखा जो है यह किस पर डिपेंड करता है, तो वहां के रोजगार पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा आर्थिक स्थिति जो है लोगों की सही नहीं होगी। अब रोजगार के कई सारे साधन हो सकते हैं, जैसे कि कृषि भी एक रोजगार के तहत आता है, पशुपालन भी एक रोजगार के तहत आता है, व्यापार वाणिज्य भी क्या होता है, तो एक रोजगार के तहत आता है, उद्योग धंधे भी किसमें आता है, तो एक व्यापार, एक आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए आता है। तो ये सारे के सारे व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता में व्यापार का साधन क्या था, आर्थिक रूपरेखाओं को मजबूती देने के लिए लोग यहां पर कृषि कार्य किया करते थे। और मैंने आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया था कि मिस्र की सभ्यता जहां पर कृषि कार्य काफी ज्यादा प्रचलित था और इसकी पहचान जो है कृषि कार्य से होती है। कृषि कार्य इसका मुख्य व्यवसाय माना जाता था। कृषि कार्य के तहत जो है ये लोग जौ, प्याज, बाजरा, कपास, इन सभी चीजों की क्या करते थे, तो काफी मात्रा में खेती करते थे। अब कृषि को इसका आधार क्यों माना जाता है, इस सभ्यता जो है, यह सभ्यता यह कृषि से क्यों प्रचलित मानी जाती है, क्योंकि देखिए हम कोई भी चीजों का अगर उपज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, यह सभी के पास होता है, आप सभी लोग देखते होंगे, इसकी उपज करते होंगे, खेती करते होंगे। तो आप लोगों ने एक चीजों को नोट किया होगा, एक चीज इस पर यहां पर ध्यान रखने योग्य है कि आप लोग बताइए कमेंट करके कि धान की खेती साल में कितने बार करते हो आप, गेहूं की खेती साल में कितने बार करते हो, केवल एक बार करते हो। लेकिन यह हमारा जो मिस्र का सभ्यता है, यहां पर जौ की खेती, प्याज की खेती, बाजरा की खेती, इन सब की जो खेती की जाती थी वह एक साल में 3 बार किया जाता था।
मतलब समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा यहां पर कृषि जो है विकसित थी, यहाँ की जो भूमि थी कितनी उपजाऊ थी, जो यहाँ पर क्या होता था तो काफी मात्रा में फसल का उत्पादन होता था, लोग कितनी जल्दी जल्दी जो है खेती में अपना अहम भूमिका निभाता था और यहां से अधिक फसल का क्या करते थे, उत्पादन करते थे। अब 3 बार यहां पर किसी भी चीजों का खेती एक साल में किया जाता था, इसलिए इसे जो है इस सभ्यता को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को अन्न का भंडार कहा जाता है। आप कहोगे सर वह सभ्यता तो मिस्र का सभ्यता है, ये तो हम राकेश सर के क्लास से पढ़ के आए हैं, है कि नहीं। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां के लोग पशुओं का भी पालन करते थे। कुछ साक्ष्य हमें बताता है, ऐसा माना जाता है कि यहां के लोग जो है कुत्ता पालते थे, गधा पालते थे, सुअर पालते थे। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है, कुछ साक्ष्य हमें यह भी जानकारी देती है कि यहां के लोग जो है ऊंट भी पाला करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहां के लोग जो है घोड़े भी पाला करते थे, जो घोड़े विदेश से लाया जाता था, यानी कि दूसरे देश से यहां लाया जाता था। विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहां जो घोड़े लाए जाते थे वह एक स्थान जिसका नाम था हाइक्सोस। हाइक्सोस जगह से जो है यहां पर काफी मात्रा में घोड़े लाए गए थे और उस घोड़े का पालन किया जाता था और उसका प्रयोग जो है युद्ध में करते थे राजा महाराजा। और इस घोड़े से काफी ज्यादा मात्रा में युद्ध किए गए और इसी युद्ध के दौरान जब काफी सारे युद्ध हुए और युद्ध के दौरान क्या होता है, देखो अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा से युद्ध करता है तो क्यों करता है, उसके राज्य पर अपना अधिकार कायम करने के लिए। और जब उस युद्ध को जीत लिया जाता है तो उस साम्राज्य का क्या होता है, फैलाव होता है। उसी प्रकार से जो है मिस्र की सभ्यता भी फैली, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, इन सभी में जो है क्या हुआ तो मिस्र की सभ्यता जो है यह काफी विकसित हुआ, इसका काफी विकास देखने को मिला। इसके अतिरिक्त हम इसकी और भी आर्थिक विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसका और भी आर्थिक विशेषता जो कि आपका व्यापार और उद्योग हो जाता है। व्यापार, यहां पर व्यापार भी बहुत ज्यादा विकसित थी। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहां के लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए गधे का प्रयोग किया करते थे। किसका प्रयोग करते थे, गधे का प्रयोग। और भी कुछ ऐसे साधन थे जैसे कि क्योंकि आपका मिस्र का जो सभ्यता हो जाता है ये समुद्र के किनारे हैं तो लोग जो है यहां पर व्यापार समुद्री मार्ग से भी किया करते थे, जल मार्ग से भी किया करते थे। तो व्यापार भी यहां पर काफी ज्यादा विकसित थी। जैसे कि हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं या किन किन चीजों का व्यापार करता था तो धातुओं का व्यापार करता था, लकड़ी से बनी हुई चीजों का, मिट्टी से बने हुए चीजों का, कांच से, कागज का, इन सभी चीजों का, या फिर कपड़ा का। यहां पर जो है भाई साहब मैंने कल बताया था आपको कि एक सौन होता है, सौन का जो है कपड़ा काफी ज्यादा बनाया जाता था। तो इन सभी चीजों का व्यापार जो है एक जगह से दूसरे जगह यहां मिस्र के वासी जो है ये किया करते थे। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे इन सभी कार्य में काफी कुशल थे, यहाँ पर काफी कुशल कारीगर जो हैं इन सभी चीजों के लिए देखने को मिलता था। इसके अतिरिक्त मिस्रवासी तांबे के अतिरिक्त अगर कोई भी धातुओं का प्रयोग करता था, क्योंकि यहाँ पर तांबा जो है यह काफी मात्रा में मिलता था मिस्र की सभ्यता में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी धातु की जरूरत होती थी तो वह क्या करता था, बाहर से मंगवा लेता था। और मिस्रवासी जो है लकड़ी पर नक्काशी और कांच पर चित्रकारी के कार्य के लिए भी काफी चर्चित थे। यानी कि लकड़ी पर क्या बनाया करते थे, वह नक्काशी बनाया करते थे और कांच का भी चित्रकारी किया करते थे। कौन, मिस्र के वासी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो वस्तु विनिमय के द्वारा भी व्यापार करते थे और इनका व्यापारिक संबंध जो था वह अरब और इथियोपिया से काफी गहरा था, काफी मजबूत था। तो ये आपकी क्या हो जाती है, तो मिस्र की सभ्यता का आर्थिक रूपरेखा या आर्थिक विशेषता हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आर्थिक विशेषता भी मिस्र की सभ्यता का समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिए कि सर आर्थिक विशेषता को हम समझ गए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो मिस्र के लोग भी जो हैं ये धार्मिक रूपरेखा, यहां पर मिस्र के जो लोग थे उनकी धार्मिक रूपरेखा भी काफी विकसित थी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि मिस्र की सभ्यता के धार्मिक रूपरेखा या फिर विशेषताओं को हम लोग समझें। देखो धर्म की अगर बात करें तो मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे यह लोग अपने ईश्वर के रूप में सूर्य भगवान को अपना सबसे प्रमुख देवता या सूर्य भगवान को सबसे बड़ा देवता मानते थे। मिस्रवासी का प्रमुख देवता कौन था, तो याद रखिएगा मिस्रवासियों का प्रमुख देवता रा या जिसे होरस कहा जाता था। और होरस का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। इसके साथ साथ यह उस रीम जो कि नील नदी को कहा जाता था और सीन जिसे चंद्रमा कहा जाता था, इन सभी को अपने प्रमुख देवता के रूप में मानते थे और इसकी पूजा करते थे। इन देवताओं में सूर्यदेव को सबसे महान माना जाता था। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे।
यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो मिट्टी के मूर्ति बनाकर भी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर पत्थरों का भी पूजा करते हैं। हमारा मानना है, हम उसमें आस्था रखते हैं कि भगवान का निवास जो है इसमें भी है, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं। लेकिन मिस्र सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ के लोग जो हैं अपने भगवान के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं को माना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों को माना करते थे। उन्हें जो है मानव निर्मित किसी भी वस्तुओं को भगवान के रूप में बोधित करने का जो क्या करते थे, वो प्रयास नहीं करते थे। अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, तो सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी जो थे यह बहुदेववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक एक फराव हुए, अखनाटक नाम का एक राजा हुआ, उसने ऐश्वर्यवाद की विचारधारा को महत्व दिया और सूर्य की उपासना का क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। देखो, यहाँ के धार्मिक रूपरेखाओं से काफी सारी चीजें विकसित होती है। आगे हम अगर समझते हैं तो अखनाटन नाम का जो राजा था, फराव था, उसके द्वारा जो है सूर्य की उपासना करना शुरू कर दिया गया। अब यहां पर देखिए, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा माना जाता है कि लोग यहां पर बाज, गिद्ध, घड़ियाल और इसके अतिरिक्त कई ऐसे जानवर थे जिन्हें देवता स्वरूप पूजते थे। आज भी हम लोग गाय माता की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में करते हैं कि नहीं करते हैं। गाय को हम लोग माता का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। सांड का हम लोग जो है, सांड को हम लोग महादेव कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है मिस्रवासी बाज को, गिद्ध को, घड़ियाल को, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जानवर थे जिन्हें किसके रूप में, तो देवता के रूप में जानते थे। और यहां पर सूर्य को ही सबसे बड़ा देवता माना जाता था। इसके कारण देखिए क्या होता था, हमारा जो साल है कितने दिनों का होता है, 365 दिनों का होता है। मिस्रवासी इस 365 दिनों में 5 दिन जो है लगातार सूर्य की उपासना करता था, क्योंकि मिस्रवासी के लिए जो है सूर्य उसका सबसे प्रमुख देवता था। देखिए, अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, तो मिस्र की सभ्यता में यह 365 दिन का दिन नहीं हुआ करता था, यह बाद में आकर हुआ। पहले जो मिस्र की सभ्यता थी, यहां पर 1200 दिनों का साल होता था। कितने दिनों का साल होता था, 1200 दिन का एक साल होता है। जैसे अभी 365 दिन का एक साल होता है ना, हम लोग किस कैलेंडर का यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें आपको 365 दिनों का साल है। मिस्र की सभ्यता में क्या होता था, तो 30 दिनों का प्रत्येक महीना होता था, और यहां पर जो है साल कुल मिलाकर 1200 दिनों का होता था। लेकिन बाद में आकर इसे जो है संशोधित कर दिया गया, और यह 365 दिनों का जो वर्ष है, यह मिस्र की सभ्यता से ही विकसित होती है। समझ गए, तो यह बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और यहां पर 365 दिन में प्रत्येक महीना जो है 12 महीना हो गया, तो कुल 30 दिनों का होता था, तो कुल मिलाकर 360 दिन हो गए। और ये 360 दिन वर्ष के रूप में मनाता था, और 5 दिन जो इसमें ऐड किया गया वह सूर्य की उपासना के लिए लोग क्या करते थे, तो इस 5 दिन में सूर्य की उपासना करते थे। इस प्रकार की धार्मिक आस्थाएं किसकी थी, तो भाई साहब आपके मिस्र वासियों की धार्मिक आस्था थी। उम्मीद करता हूं आपको मिस्र की सभ्यता का जो है सामाजिक रूपरेखा समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो है इसकी आर्थिक रूपरेखा को आप समझ गए होंगे, इसके धार्मिक रूपरेखा को आपने समझ लिया होगा। अगर आप लोग समझ गए हैं, एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए, यस सर समझ गए हैं। अब ये 3 विशेषताएं मैंने आपको किसके बारे में बताया, मिस्र की सभ्यता के बारे में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ राजनीतिक रूपरेखा पढ़ना है, इसलिए राजनीतिक रूपरेखा पर, राजनीतिक विकास पर जो है हम एक डिटेल क्लास आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे, जहां पर हम लोग मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक विशेषताओं को जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक का आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नोट्स तैयार करके हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, ताकि मैं चेक कर सकूं। और साप्ताहिक टेस्ट भी आपका यूनिट खत्म होते ही मैं साप्ताहिक टेस्ट भी आपका स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप टेस्ट को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और भाई साहब एक काम तो और कर देना, वो काम क्या करना है आपको, तो सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है। विशेष अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।